शर्मा जी, पॉलिटिकल एजेंडा लेकर नहीं चलते, जनहित में यह फैसला लिया गया है। कर दिए 9 जिले कैंसिल, रद्द हो गए। रविंद्र जी, सबसे पहले मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को अपनी ओर से, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। और जहां तक मंत्री महोदय अभी कैबिनेट की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम तो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, जनहित के फैसले लेते हैं। जिलों को खत्म करना जनहित में फैसला है, तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। और कोटपूतली के बोरवेल को लेकर के जब आपके संवाददाता सौरभ ने पूछा कि कलेक्टर लेट पहुंची है, उनकी वहां शिकायतें पहुंच रही है, तो मंत्री महोदय का जिम्मेदार जवाब था कि किसी एक व्यक्ति के पहुंचने से बच्चा बाहर निकल जाए तो बात अलग है। ये तो सरकार की आप संवेदनशीलता देख रहे हैं कि सरकार के कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की मीटिंग के बाद आकर के ऐसा बयान देते हैं कि कोटपूतली के अंदर 3 साल की चेतना पिछले 6 दिन से खड्डे में बंद है, लेकिन कलेक्टर वहां आ नहीं रहे हैं। प्रशासन पे लगातार शिकायतें वहां के लोग कर रहे हैं, पत्रकार साथी कर रहे हैं, सारे चैनल्स कर रहे हैं। और जब आपका संवाददाता न्यूज 18 चैनल का सौरभ नाम का संवाददाता जब मंत्री महोदय से प्रश्न पूछता है कलेक्टर को लेकर के कि कलेक्टर पे क्या एक्शन होगा, तो यह जवाब आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से राजस्थान में काम कर रही है। राजस्थान की सरकार राजस्थान के जो हमने जिले बनाए थे, उन जिलों को खत्म करके राजस्थान का किस तरीके से विकास करेगी, राजस्थान के लोगों का किस तरीके से विकास करेगी, ये अब समझ से परे होता है। विकास बारहट जी, मुझे याद आ रहा है जब चुनाव प्रचार हो रहा था, जब सरकार बन गई थी आपकी, तब कई नेताओं की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान और सरकार बनने के बाद कहा गया था कि कांग्रेस के शासनकाल की हम जो योजनाएं हैं, जो फैसले हैं, उनको पलटेंगे नहीं, उनको खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो कहां खत्म किया रविंद्र भैया? ये 9 जिले कहां गए? 3 संभाग गायब हो गए। तो अरे, तो 9 जिले गायब हुए, 3 संभाग गायब हुए, लेकिन जिले बचे तो सही ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये घोषणा हमारी सरकार की होती और इनकी सरकार आती, और वो घोषणा चुनाव के वक्त महज वोटर्स को जो है वो एक तरीके से गुमराह करने के लिए की गई होती, जिसके ऊपर कोई काम ना हुआ होता, ये पूरी की पूरी योजना ही निरस्त कर देते। भाई, जो जरूर आप मुझे बताइए कि दूधू के बारे में आपके चैनल पे आ रहा है, आप बताइए कि बजट के अंदर तो उसको पंचायत समिति से जो ये नगर पालिका बनाया गया और जुलाई में उसको जिला बना दिया गया। आप बताइए, क्या ये संभव था? जयपुर ग्रामीण आपने जिला बना दिया, लोग विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि साहब, हमारा राजधानी क्षेत्र से जुड़ाव है, जयपुर को एक यूनिट रहने दो। आप ये कैसे कर सकते हो? लोगों का विरोध था। इन्होंने तो सिर्फ एक तरीके से जिसने जो कहा, जिसने जो ध्यान में दिलाया, उसी को बनाना तो इनको था नहीं। विकास जी, देखिए, आप एक बात और भूल रहे हैं। विकास जी, आप एक बात भूल रहे हैं। विकास जी, आप एक बात भूल रहे हैं। मुख्यमंत्री उस वक्त के अशोक गहलोत जी कहते थे, रविंद्र जी, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो उन्होंने दे दिए थे जिले। आप लेते लेते नहीं थक रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अरे सर, रविंद्र जी, वो देते देते नहीं थक रहे। रविंद्र जी, दे दिए थे। रविंद्र जी, कब आए देने? 5 साल का शासन हो गया, लास्ट के 3 महीने में देना अगर उनको होता। आज भजनलाल सरकार देखिए, इन जिलों की समीक्षा 1 साल के अंदर करके और जिलों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हम भी लटका सकते थे इनको, ठंडे बस्ते में डाल सकते थे इनकी तरह, और चुनावी साल में जो है वो कहते थे कि हाँ साहब, जिले बरकरार है। लेकिन हमारे यहां ये नहीं होता रविंद्र जी। हम जो कहते हैं उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इनके यहां 4.25 साल तक इनको ना जिलों का ख्याल आया, ना जनता का ख्याल आया। राजकुमार शर्मा जी, मुझे याद है, अच्छे से याद है, कुर्सी का चुनाव आचार संहिता जब लागू होने वाली थी ना साहब, उससे 24-48 घंटे पहले आई थी अधिसूचना इन जिलों की। ज्यादा वक्त नहीं था। कहां पर जिला के कई सारे फैसले लिए गए थे। जिलों में है क्या? कुछ भी नहीं। तो मतलब जो पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए जो कांग्रेस ने किया था, भाई अब उसने पलट दिया फैसला, जनहित के लिए दिया। अब उनकी सरकार है। राज भजनलाल, अगर नुकसान भुगतना पड़ेगा तो इनको भुगतना पड़ेगा। राजकुमार शर्मा जी, मैं कह रहा हूं रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17 जिले और 3 संभाग को काटा है। अब आप बताइए, हमने जो जिले बनाए थे, जो संभाग बनाए थे, जो सिर्फ राजस्थान के आवाम के लिए बनाए थे, राजस्थान के लोगों को फायदा मिले इसलिए बनाए थे। हमको उसमें पॉलिटिकली माइलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, दूधू को जो बना दिया गया है, जो कोई व्यक्ति दूर से आता है, 2 महीने पहले नगर पालिका बनी थी। दूधू से जयपुर का, रविंद्र जी, दूधू से जयपुर आने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। 2-2.5-3 घंटे लग जाते हैं। जब कोई ग्रामीण कलेक्टर साहब से मिलने आता है और पता चलता कलेक्टर साहब सीट पर नहीं है, तो सोचिए उसके साथ क्या बीतती है। और जब वापस लौटता है तो फिर रात हो जाती है।
तो हमने तो ये बताए ना राजकुमार जी, फिर दूदू से, अरे साहब, दूदू से कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले प्रत्याशी जीते क्यों नहीं थे चुनाव? अगर इतना बड़ा काम कर दिया था, जीते क्यों नहीं थे चुनाव? रविंद्र जी, जिले बनाने का ये कतई मतलब नहीं था कि हमारा वहां उम्मीदवार जीते हारे। हाँ, हमने राजस्थान के हित के लिए बनाए थे। अरे विकास जी तो बोल रहे हैं भाई, आपने उम्मीदवार जीते, विकास जी ने भी कहा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया, ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाया था कांग्रेस ने आखिरी में। मंत्री जी तो कलेक्टर को बचा रहे, मंत्री जी तो बोरवेल में फंसी बच्ची एक कलेक्टर साहब मौके पर टाइम से नहीं पहुंच रही है, उनको बचा रहे। तो मंत्री तो किस तरीके के हैं? और एक मंत्री ऐसा ही पेपर लीक को लेकर के लगातार शोरगुल मचा रहे हैं, और एक मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे मुंह पे पट्टी बंधी है। तो सरकार के एक मंत्री पे तो पट्टी बंधी है, और एक मंत्री लगातार घूम रहा है, अधिकारियों को धमका रहा है। क्या विकास तो सरकार कैसा काम कर रही है? इवेंट की सरकार, पर्ची की सरकार लगातार सर्कस का काम कर रही है। उम्मीद कर रहे थे कि कुछ फैसला आएगा, ये तो अब साफ कह दिया गया कि भाई अब तो जो होगा अदालत में ही होगा। अदालत का फैसला है। किरोड़ी लाल जी तो ऐसे बोलते रहते हैं, बोलेंगे कुछ, हटाने क्यों नहीं फिर उनको? उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? वो अधिकारियों को धमका रहे। एसआई भर्ती का कुछ होगा नहीं होगा? नौजवान तड़प रहे, फैसला तो हो। पीछे के रास्ते तो जमानतें हो रही है, सरकार बोलने को तैयार नहीं है। जी देखिए रविंद्र जी, मैं इनकी पीड़ा जो इन्होंने समझी जनता की, उसके लिए मैं इनकी बड़ा इनका धन्यवाद करता हूं कि दूदू के व्यक्तियों को कलेक्टर से मिलने में कितना तकलीफ होती होगी, आते होंगे। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूं कि साल 4.5 आपने शासन किया, तब ये पीड़ा समझ में क्यों नहीं आई? नंबर 1, आपको लास्ट के 6 महीने में पीड़ा नजर आई लोगों की। नंबर 2, आपने जिले बनाने थे, मुझे बताइए कि इन जिलों का पुलिस मुख्यालय कहां था? मुझे बताइए कलेक्ट्रेट कहां थी? जिला स्तरीय चिकित्सालय कहां था? रिजर्व पुलिस लाइन कहां थी? जो जिले के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, आपने एक चीज अगर इन जिलों में कहा था एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करेंगे, सीबीआई से जांच करेंगे। 1 साल हो गया, अभी तक इस पर कुछ ठोस का सरकार की तरफ से क्यों फैसला नहीं लिया जा रहा? देखिए रविंद्र जी, मामला चल रहा है। देखिए रविंद्र जी, आप क्या राजकुमार जी कि जब कोई प्रकरण न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, अच्छा, तो क्या उस पे टीवी के ऊपर बात करना या सरकार का इंटरफेयर करना उचित है क्या रविंद्र जी? मैं तो आप ही से पूछता हूं। तो उनके कैबिनेट मंत्री को बताइए, क्यों बार बार क्यों ऐसा मुद्दा उठाते हैं? मुद्दा उठा रहे हैं भैया, मुद्दा उठाओ ना, मुद्दा तो उठा रहे हैं, निर्णय लेने की बात कर रहा हूं। मुद्दा उठाना अलग चीज है, मुद्दा उठाना अलग विषय है और निर्णय लेना अलग विषय है। तो वही मुद्दा उठा रहे हैं। कोर्ट में विचाराधीन है तो सरकार कैसे निर्णय ले सकती है? रविंद्र जी आप बताइए, मुद्दा उठाना अलग बता रहे हैं, मुद्दा है जब भी तो कोर्ट में। राजकुमार जी बता रहे हैं ना। हाँ राजकुमार जी, अदालत में चल रहा है मामला, उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इनके मंत्री जी को समझाइए ना। किरोड़ी लाल मीणा जी फिर क्यों कह रहे हैं 99% की गारंटी क्यों दे दी थी उन्होंने? 99% कैंसिल करा दूंगा। मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं बिल्कुल फ्री हूं। क्यों विकास जी? एक मंत्री कह रहे हैं मेरे मुंह पे पट्टी बंधी है, एक मंत्री कह रहे हैं मैं बिल्कुल फ्री हूं। भाई किरोड़ी लाल मीणा जी ने तो कहा था ना 99% मैं गारंटी देता हूं, इस फैसले इस परीक्षा को रद्द करवा दूंगा। हाँ रविंद्र भाई दोबारा बोलिए, आज थोड़ा साउंड में। किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा था 99% मैं गारंटी देता हूं, ये फैसला पलटवा दूंगा, पेपर रद्द करवा दूंगा। देखिए किरोड़ी लाल जी जो है वो युवाओं के हितों को लेकर बड़े जागरूक मंत्री हैं और स्वाभाविक सी बात है उनके पास कुछ ऐसे तथ्य तो ऐसी हवा में थोड़ी बोल दिया होगा उन्होंने, के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, इसीलिए वो आसान्वित है। नहीं हवा में क्यों कहेंगे, उनके पास कोई तथ्य होंगे जिनको वो कोर्ट के सम्मुख रखेंगे। मुझे लगता है इसी आधार के ऊपर उन्होंने जो है वो इस प्रकार का दावा पेश किया है। अगर उन्होंने दावा पेश किया है तो आप भरोसा रखिए कि परिणाम जो है वो सकारात्मक ही आएंगे। लेकिन मैं तो आपको कहता हूं कि जब तक कोर्ट फैसला ना दे, मैं मानता हूं कि नैतिकता ये कहती है, आज ये कह रहे हैं कि इसको रद्द करो, अगर भजनलाल जी की कैबिनेट ने रद्द कर दिया होता तो कल ये कहते कि आपने कोर्ट को जो है वो ओवरट्रेक किया है। इनका तो आपको पता है, इनका तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, इनको तो जोर जोर से चिल्लाना है। राजकुमार जी आप समझ रहे हैं, कुछ किया नहीं, खुद ने सिर्फ आज रविंद्र जी एक बात और देखिए, कितनी निर्लजता से यहां बैठ के एसआई भर्ती को रद्द करने की बात करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? एसआई भर्ती रद्द होने के काम क्यों हुए हैं? क्योंकि आपकी सरकार में पेपर लीक हो गया, मान रहे हो ना आप? ये
मान रहे हो ना? महिला अधिकारी से अरे मान रहे हो ना सर? जो सरकार ये मान रहे हो ना? पालना कर रही थी, निर्लजता देखो इनकी, मंत्री इनको शर्म नहीं आती है यहाँ व्यक्ति के अपनी भर्ती अपने द्वारा कराई गई भर्ती को। रविंद्र भैया देखो, सरकार जी इसको बड़प्पन बोलते हैं, उसको बड़प्पन बोलते हैं, भाई अपनी गलती का एहसास हुआ है, अपनी गलती मान ली है, सुबह का भूला शाम को घर आ गया है, कई मुहावरे इसको लेकर। एक महिला अधिकारी को आपके कुछ नेताओं के परिवार के भी होंगे, न्याय हो जाने दो कोर्ट में। ठीक है, न्याय हो साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात सर, 41 जिलों का राजस्थान, 9 जिले निरस्त, 8 बरकरार। क्या आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? और मंत्री का तर्क आपके पास कि पॉलिटिकल एजेंडा हमारी सरकार नहीं चलाती, जनहित में, राज्य हित में फैसला लिया है। देखिए रविंद्र, मंत्री जी जोगाराम पटेल जी ने बहुत स्पष्टता से ये बात कही कि कांग्रेस ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये नए जिले बनाने का निर्णय लिया, लेकिन जिनको नए जिले बनाए वह कांग्रेस हार गई। तो सबसे बड़ा जो तर्क था कि चूंकि कांग्रेस चुनाव में हार गई, बिल्कुल भी अजीब। आप बोलिए सर, आप बोलिए, कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस, मतलब जोगाराम पटेल जी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस हार गई, उन जिलों में जहां नए जिले बनाए गए, इसलिए क्या नाम से कांग्रेस का जो राजनीतिक जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। और उसी तर्क के आधार पर उन्होंने कहा कि क्या नाम से इन जिलों की कोई आवश्यकता नहीं है। और सही बात है, जिस तरीके से दूदू और केकड़ी और शाहपुरा के मामले हमने सामने देखे कि वहां भी विवाद हो रहा था, लोग जाना नहीं चाहते थे, तो मुझे लगता है कि जो जन भावना का इसमें क्या आपको लग रहा है ख्याल रखा गया है? जो जिले 9 निरस्त किए गए हैं, दूदू हो, केकड़ी हो, शाहपुरा हो, ये आपको लगता है कि यहां के लोगों की नाराजगी मोल नहीं लेनी पड़ेगी, आंदोलन नहीं होंगे? क्योंकि हमने देखा था पहले लगातार कई जिलों को बनाने के लिए आंदोलन चले थे। रविंद्र, हमने ये भी देखा कि जब जिन नए जिलों की जो गठन किया उसके बाद में कुछ पंचायत समितियां, कुछ ग्राम पंचायतें उन नए जिलों में जाना नहीं चाहती थी, उसको नहीं भी क्या नाम से लगातार मूवमेंट हुए। ललित के पवार कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं, जो रिपोर्ट अपनी दी है, उसके बाद मंत्रिमंडल ने दी है, मुझे लगता है कि क्या नाम से कुछ सोच समझ के दिया होगा। नहीं तो ये चुनाव है, परिणाम भुगतने पड़ेंगे यदि क्या नाम से कांग्रेस यदि हार भी। ठीक है, और देखिए हमने दर्शकों के लिए भी फोन लाइन ओपन कर दी है, 7042300621। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। ये प्रोग्राम हम लगातार अभी जारी रखेंगे क्योंकि जनहित को लेकर कहा गया है कि यह फैसला लिया गया। हमारे साथ एक कॉलर राकेश जी जुड़ चुके हैं जोधपुर से। राकेश जी बताइए, आज ये फैसला लिया है सरकार का, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं राकेश जोधपुर से बोल रहा हूँ। ये मेरा सवाल ये है कि इतना तो खर्चा हुआ है, ये बार बार फैसले बदलेंगे तो राजस्व पे बोझ तो नहीं पड़ेगा इस पर? एक बार फिर से सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि 9 जिले जो रद्द करे हैं, अब तक जो खर्चा हुआ था, तो अगली बार फिर गवर्नमेंट जोड़ देगी, ये जोड़ो और घटाओ का फैसला कि ऐसी सियासत चलती रहेगी? ठीक बात है जी, जवाब दीजिए भाई विकास बारही। ऐसी सियासत चलती रहेगी और जो खर्चा पानी, जितना भी बजट आवंटित किया था आप कांग्रेस के शासनकाल में इन जिलों को बनाते हुए, भाई थोड़ा बहुत तो खर्चा किया ही होगा जो इन नए जिलों के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। अब वो खर्चा तो बेकार जाएगा। विकास जी देखिए रविंद्र जी, मैं मानता हूं कि बिल्कुल थोड़ा बहुत पैसा जो खर्च हुआ, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो जिले जिनको बनाया गया है वहां पर नगर पालिका या जिस भी प्रकार की संस्था काम कर रही है उनके वो भवन वगैरह तो काम आ जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ा खर्चे का बोझ सरकार के ऊपर आना था, वो जनता की जेब का ही बोझ था। मैं मानता हूं कम से कम उसको बचाने का कार्य भजनलाल जी की सरकार ने किया है। ये तो काय की घोषणा करके गए, तो कुछ भी नहीं करके कि किराए के भवनों, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन क्यों हो रहा है? इन्होंने कोई जी सभी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा, थोड़ा तर्क बताइए इसके पीछे। वो तो जो निश्चित समय के ऊपर होना है वो तो रविंद्र भैया होता ही है भाई। एक निश्चित समय के बाद जनगणना के आधार पर पंचायतों का और लोकल बॉडीज का जो पुनर्गठन होता है वो तो उस क्रम के अंदर होता ही है। अच्छा, गजेंद्र जी कर्मचारी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बाद पुनर्गठन होता है। बिल्कुल, हम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने वही कहा है, गजेंद्र कर्मचारी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, गेस्ट है हमारे साथ मेहमान। गजेंद्र जी, आज कैबिनेट का फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था, मसले तो कई सारे थे, तबादला नीति को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज सकारात्मक चर्चा हुई है, इस पर विचार होगा, यानी एक संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है तबादला नीति जारी हो जाए। इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा अभी। मैं आपको बताऊं, हर बार सकारात्मक ही होता है, नकारात्मक कोई चीज है ही नहीं। हाँ। पर सकारात्मक है कब ये पता नहीं चलता है कि कब सकारात्मक होगा।
पिछले कई दिनों से यही सुनते आ रहे, 1 साल हो गई ये सुनते आ रहे, पिछले 5 साल उनसे सुने थे कुछ कर्मचारी जिनकी तृतीय श्रेणी शिक्षक है, उनका स्थानांतरण के लिए तो 5-7 साल 10 साल हो गए सुनते हुए कि सकारात्मक नीति बन रही है। और इस सरकार को साल भर हो गए, अभी पिछले 6-7 महीने से तो यही सुनते आ रहे हैं कि सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, पर निर्णय कब होगा मुझे नहीं लगता कि जब तक जो मार्च अप्रैल से पहले ये क्यों गुमराह कर रहे हैं कि सकारात्मक निर्णय लिया मैं आपसे जाएगा। समझना चाह रहा हूं, खुलकर बताइए आखिर क्या वजह आपको लगी। जैसा आपने कहा कि पिछली 5 साल सरकार ने भी यही कहा सकारात्मक है, जल्दी आएगी नीति, और ये सरकार भी 1 साल लगा रही है, अभी तक नहीं इस पर कुछ फैसला हुआ। कारण क्या आपको लगता है, क्यों खुलकर विचार करते हुए फैसला नहीं लिया जा रहा है, क्यों इसके पीछे कारण आपको लगता है? नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस तरीके से अन्य कर्मचारी, जितने राजस्थान के कर्मचारी, उनके स्थानांतरण खोले जाते हैं और डिजायरों से ही स्थानांतरण हो रहे हैं। जब स्थानांतरण की नीति नहीं बनती है तो कई सालों से यही कह रहे हैं कि हम स्थानांतरण में डिजायर की आवश्यकता न होगी, हम नीति बना के उसकी पारदर्शिता रखेंगे, परंतु कोई पारदर्शिता नहीं रखते। जब मेरे जानकार विधायक है तो मेरा स्थानांतरण हो सकता है, वरना मेरा स्थानांतरण बाड़मेर जैसलमेर। अच्छा, मैं वो अशोक गहलोत जी वाला सवाल पूछूं आपसे। अशोक गहलोत जी जो टीचरों से पूछा था कि पैसे देने पड़ते हैं क्या ट्रांसफर के लिए? नहीं, अभी तक इस सरकार में सुना नहीं अभी पैसे का मामला जी। पर एक चीज और बताऊं कि पैसे वाला मामला तो सभी जगह होता है, चाहे सरकार कोई सी भी आए, मंत्री ले या नहीं ले, पैसे वाला मामला तो सब जगह चल रहा है। दूसरा अभी जो दूसरी चीज एक और ऐसा ही, एक मैं आपकी इस पे आ रहा हूं। सांचौर से मूलचंद जी जुड़े हैं। भाई, सांचौर जिला अब नहीं रहा मूलचंद जी, दुख है इस बात का या संतोष है? मूलचंद जी फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए लगातार कॉल आ रहे हैं, जो जिले निरस्त किए गए हैं वहां से मुख्य तौर पर कॉल आ रहे हैं। आपसे मैं सवाल लूंगा गजेंद्र जी, जो एसआई भर्ती की भी आप बात कर रहे थे, लेकिन मैं विकास जी से जवाब पहले लेता हूं। विकास जी, सकारात्मक सुनते सुनते 5 साल कांग्रेस के बीत गए, उससे पहले भी बीते होंगे, और 1 साल आपकी सरकार का बीत चुका है। गजेंद्र जी नाराज हो रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, अब से पहले जो सरकार थी उस सरकार में आपने देखा होगा कि चुनावों बाद लोगों को जो है वो प्रताड़ित करने के लिए किस प्रकार सरकार के गठन के बिल्कुल बाद तबादलों की बाढ़ लगा दी थी। लेकिन ये राजस्थान ने भजनलाल जी की सरकार देखी है, जिस सरकार के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए और अधिकारियों को और कर्मचारियों को सरकार का हिस्सा मान के, और देखिए आप बहुत पहले हमारी बात चली थी, कांग्रेस के साथ ही कहते थे हमने किसी दुर्भावना और किसी भी अधिकारी को जो है वो आशंका की दृष्टि से देखकर किसी को प्रताड़ित करने का कार्य हमारी सरकार ने नहीं किया। कर्मचारी जो है वो यथावत काम करते हैं। आज लेकिन गजेंद्र जी ये भी तो बोल रहे हैं ना, देखिए एक बात उन्होंने अच्छी कही कि भाई पैसे लेकर, हमने अभी सुना नहीं कि कुछ इस तरह की ट्रांसफर की बात आ रही, लेकिन किसी विधायक को जानने वाला, मंत्री को जानने वाला अपना ट्रांसफर करा ले जा रहा है। मतलब ये पारदर्शिता का अभाव दिखाई दे रहा है। भाई अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आएगी तो इस तरह की दिखाई देगी। मैं रविंद्र जी आपको फिर कह रहा हूं कि हमारे यहां काम जो है वो ना वोटों को ध्यान में रख के किया जा रहा है, ना चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। यहां हर प्रकार के जो भी आप निर्णय देख रहे हैं वो निर्णय एक लंबे समय तक उन निर्णयों के ऊपर चलकर राजस्थान में एक बदलाव की बयार आ सके, उसको लेकर प्रतिबद्ध है भजनलाल जी और हमारी पूरी कैबिनेट, और उसी के आधार पर निर्णय किया जा रहा है। बहुत जल्द कर्मचारियों के लिए एक इस प्रकार की पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं, गजेंद्र जी तो बोल रहे हैं ना भाई। गजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए खुल के भाई, इस 1 साल में ट्रांसफर हुए हैं और सिफारिश के तहत ट्रांसफर हुए हैं, जो कोई भाई विधायक को जानता हो, मंत्री को जानता हो, किसी बड़े अफसर को जानता हो, तभी हुए हैं? नहीं, इसमें मैं एक चीज और बताऊं आपको कि जो विधायक को जानता है या विधायक से सारे लोग तो जानते नहीं है। हाँ। मैं अभी मेरा एक कोई कर्मचारी बाड़मेर में काम कर रहा है, उसको अगर फुलेरा आना या किसी को चोमू आना या किसी को कहीं आना, तो वो विधायक नौकरी तो बेचारा वहां कर रहा है, कब तक विधायक को जानेगा? तो उसकी डिजायर बनती नहीं है, उसके परिवार के लोग उससे अप्रोच नहीं रखते, तो उनका स्थानांतरण नहीं होता। जिनका हाँ ये है कि जो लोग इसमें घुसे हुए हैं उन लोगों का तो स्थानांतरण हो ही रहा है। और हम दूसरा स्थानांतरण ये हो रहा है कि जैसे अब किसी का कई का स्थानांतरण नहीं हो रहा, पर उसके बावजूद भी एपीओ के हो ही रहा है। रास्ते तो कई है, अगर करना चाह रहे हैं तो करते भी हैं। ठीक है। जो राजकुमार जी भाई, कांग्रेस तो आरोप लगाती है बीजेपी सरकार पर कि मंत्रियों की, विधायकों की सुनवाई नहीं होती। यहां तो उनके सुनने से ट्रांसफर तो हो रहे हैं।
रविंद्र जी ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, वो तो कर्मचारी नेता की आप बात पूरी सुन भी रहे हैं। मैं वो तो कह रहे हैं कि पैसों की चर्चा नहीं सुनी। विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, वो तो कह रहे हैं कि पैसों का कोई नाम भी नहीं सुना। विकास करिए, कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करिए। 12 महीने का आपका कार्यकाल हो चुका है, कर्मचारी इंतजार कर रहा है, तबादले खोलिए, आपने जिले खत्म कर दिए, ये आपको मुबारक हो। और हम कह रहे हैं राजस्थान का विकास करिए। जो कोटपूतली में बालिका बची जो खड्डे में गिरी हुई है उसको सकुशल बाहर निकालिए। जितने भी हादसे हो रहे हैं, जो भी घटनाएं राजस्थान में दुर्भाग्यवश घट रही है, उन पे कंट्रोल करिए। अपने विधायकों पे लगाम लगाइए, अपने मंत्रियों पे लगाम लगाइए और राजस्थान का विकास करिए। कांग्रेस पार्टी की आपको शुभकामनाएं हैं। नहीं, मैं समझा नहीं, विधायकों पर और मंत्रियों पर लगाम किस वजह से बोल रहे हैं? क्योंकि आपके वक्त में तो हर विधायक ही मुख्यमंत्री था। हाँ, मुख्यमंत्री होते थे, वो तो पक्की है। मैंने कहा इनके विधायक रविंद्र जी, इनके विधायक जिनकी मंत्री जी से ठीक ठाक है, हाँ, वो 25-50 ट्रांसफर करा चुके हैं, जिनकी ओके। अपने मंत्री से ठीक ठाक है। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, केजरी माफिया, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे भाई। कांग्रेस यही तो कहती है कि भाई मंत्री विधायक अपना काम नहीं करा पा रहे हैं। अब आप खुद कह रहे हैं कि वो काम कराने जा रहे हैं। एसपी मित्तल से ट्रांसफर तो गुपचुप तरीके से काम हो रहे हैं। ओके। राजस्थान का आम कर्मचारी जो मेहनत करके अपनी बालोतरा में, बाड़मेर में, जोधपुर में मेहनत कर रहा है, उसको वहीं रहना पड़ेगा। मित्तल सर ये ट्रांसफर पॉलिसी, ये बात तो सही है। जालोर वाला उनकी भाषा ही बदल गई, पर वो जयपुर या भरतपुर का कर्मचारी, झुंझुनू का कर्मचारी या सीकर का कर्मचारी, उनकी भाषा वही की। आ रहा हूँ विकास जी। हाँ बोलिए विकास जी। अच्छा बोलिए रविंद्र जी, एक बात बताइए, राजकुमार जी वैसे आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ट्रांसफर हुए नहीं, 20-50 हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि कर्मचारी बेचारे बाड़मेर में परेशान हो रहे हैं, उनकी भाषा बदल गई, तो ट्रांसफर किए किसने थे? वो कर्मचारियों ने ट्रांसफर रविंद्र जी किए किसने थे? 10 बार तो कांग्रेस के टाइम में हुए थे ना। हम 10 बार इनको ये पूछिए कि ये किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं रविंद्र जी? भाई दुर्भावना से कर्मचारियों को बाड़मेर जैसलमेर, अच्छा हम तो बाड़मेर जैसलमेर हमारा गर्व है, हमारे लिए राजस्थान का बड़ा गर्वित हिस्सा है। इनके लिए हो सकता है काला पानी हो, बाकी बाड़मेर जैसलमेर में भी हमारे राजस्थान के सम्मानीय नागरिक रहते हैं, लेकिन इनके अनुसार ये बाड़मेर जैसलमेर को कर्मचारियों के लिए सजा मानते हैं, तो वो सजा फिर दी किसने? रविंद्र जी पूछिए जरा इनसे। हाँ, बता रहे हैं हमारे अनुसार हुए नहीं ना अभी। बोलिए राजकुमार जी। रविंद्र जी ट्रांसफर पोस्टिंग करना कभी सजा नहीं होती है। मैं मेरे पर विकास जी 1 साल हो गया, आप उस सजा से मुक्त करो ना बीजेपी से। पोस्टिंग नौकरी का एक हिस्सा है, आप ही करो, आप परेशान हो रहे हो। बैंक खोलना सरकार की जिम्मेदारी है। भाई मैंने तो नहीं कहा, तबादलों की बैंक खोले कर्मचारी। हाँ मित्तल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मित्तल साहब ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार बहुत लंबा है और ट्रांसफर पॉलिसी में लाखों कर्मचारी और उनके परिवार जुड़े हुए, मतलब एक अच्छी खासी संख्या है। रविंद्र जी एक मिनट सर, आ रहा हूं विकास जी, आ रहा हूं। रविंद्र भैया आ रहा हूं विकास जी। देखिए रविंद्र जी, मेरा ये कहना है कि कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक नीति होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, एक नीति भी बनती है। और ये बात सही है कि जिसकी अप्रोच होती है वो अपने तबादले कराने या फिर क्या नाम से जो पैसे देता है उसके तबादले हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रविंद्र, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज मंत्रिमंडल के जो निर्णय हुए हैं उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी थोड़ी सी अभी चर्चा भी हुई है। कि जैसे उन्होंने कहा कि जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने, जो पंचायत समिति, पंचायत के चुनाव जो होने, उस पर क्या नाम से अभी चुनाव प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। इसलिए नहीं होगी कि अभी क्या नाम से पुनर्गठन होना है, जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होना, ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि अभी राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, निकाय चुनाव में और क्या नाम से पंचायत चुनाव में, और जब पुनर्गठन होगा उसके बाद होगा। ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय। उससे ये जाहिर होता है कि क्या नाम से आने वाले दिनों के अंदर जिन निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है या जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है या होने वाला है जनवरी में, इन सब में प्रशासक लगे जाएंगे। मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा निर्णय है। जहां तक क्या नाम से ऐसा ही भर्ती परीक्षा का सवाल है, रविंद्र जी, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो अपना न्यायालय के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। सरकार को अभी इस मामले में जवाब देना है, सरकार जवाब देगी। और सरकार ये चाहती है कि जो अदालत इसके अंदर क्या नाम से कोई निर्णय ले, ताकि यदि आज राज्य सरकार कोई निर्णय लेती है तो मामला फिर से अदालत में जाएगा। जो बच्चे क्या नाम से पास हो गए
वो यदि वंचित होते हैं तो अदालत तक जाएंगे। नहीं, लेकिन ये तो गले की फांस बना हुआ है ना। 50 जो आपने गिरफ्तार किए थे ट्रेनिंग लेने वाले एसआई। अच्छा, मैं इस सवाल को लूंगा। सांचौर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आपका सांचौर जिला अब खत्म कर दिया गया है। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? ये फिर से एक बार कोशिश करता हूं। अच्छा, मैं राहुल कौशिक का रुख करता हूं। राहुल कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल कौशिक, बताइए। राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राहुल, मेरी आवाज मिल रही है आपको क्या? जी राहुल, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? तो बताइए भाई, यहाँ पे लोगों की क्या रिएक्शन आ रही है सामने, जो जिले अब निरस्त कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बड़ा फैसला लिया गया है और जो जिले थे उनको निरस्त कर दिया गया है। शाहपुरा भी जो भीलवाड़ा से अलग होकर जिला बना था पिछली सरकार में, उस पर रोक लगा दी गई है। देखिए हमारे साथ कई लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। जिला जो शाहपुरा था उसको अब निरस्त कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर ये मजाक किया गया है राजस्थान की जनता के साथ। पिछली सरकार ने जो नए जिले बनाए थे, विकास की एक गंगा बहाने का काम किया था, छोटे जिले बना करके उनको अहमियत दी गई थी। लेकिन ये जो जिले खत्म किए गए हैं, ये जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात है। एक विकास की गंगा को रोक दिया गया है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। शाहपुरा कस्बा अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। जो देश की आजादी के बाद में आजाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले देशी विलयीकरण के अंदर शाहपुरा दरबार ने अपनी घोषणा करी और घोषणा करने के बाद में आगे बढ़कर के 2 कदम आगे बढ़कर के उन्होंने आजाद हिंदुस्तान को अपना समर्थन दिया। वो शाहपुरा जो अपना गौरव रखता है, वहाँ दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा केंद्र है आर्य समाज का। बिल्कुल राहुल, छोटी छोटी रिएक्शन लीजिएगा। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पैनल में भी लोग जुड़े हुए हैं। भाई ये कोई कांग्रेस के तो कार्यकर्ता या नेता है नहीं, आम ही लोग हैं ये। क्योंकि हो सकता है कहीं विकास बारड जी कह लेंगे कि भाई कांग्रेस के नेता हैं। जी रिएक्शन लीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कहना कहीं यहाँ पे आम लोग भी हैं, राजनीति से जुड़े लोग भी हैं, क्योंकि देखिए राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे पहले कि जो जिला रोका गया, जिले पे रोक लगा दी गई है। शाहपुरा अब जिला नहीं है, भीलवाड़ा में सम्मिलित हो गया। कैसे देखते हैं आप इसको? निश्चित ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि नए जिलों का सृजन अगर हम करते हैं तो वहां पर वित्तीय व्यवस्था का भी कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव पड़ता है। आप देखेंगे कि नए जिला बनाओगे आप लोग तो कहीं ना कहीं सरकारी बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी, आपको सरकारी कर्मचारी और लगाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर भार पड़ता है। इससे अच्छा है कि जो पुराने जिले हैं वहीं पर अगर हम उस बजट को यूज करें तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो निश्चित ही एक सराहनीय कदम है यहाँ भजनलाल सरकार का, और हम चाहेंगे कि बिल्कुल इस कदम की सराहना की जाए। क्योंकि जो बजट आप अलग जिलों पर, नए जिलों पर खर्च करते हो बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या आप ऐसा बोलो कि नए कर्मचारियों को लगाने के लिए, तो उसी बजट को अगर हम पुरानी जगह यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उस जिले का विकास होना संभव है। और अगर आप शाहपुरा की भीलवाड़ा से दूरी देखोगे तो इतनी दूरी है नहीं। शाहपुरा के अंदर एक बनेड़ा कस्बा आता है जिसको हम लोगों ने पहले शाहपुरा जिले के अंदर देखे थे। आज वही बनेड़ा आपका देखोगे तो वापस भीलवाड़ा का पार्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं क्षेत्रवासी भी इस चीज से दुखित है कि हम लोग शाहपुरा में जाएंगे तो हर चीजें, नई व्यवस्था बदलेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार का सराहनीय। देखिए हमारे साथ कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं जो पूरे कई सालों से इस पूरे विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। महेश अग्रवाल जी, बात करते हैं। शाहपुरा को पहले जिला बनाया गया और अब वापस उस पर रोक लगा दी गई है, कैसे देखते हैं आप? क्या फायदा, क्या नुकसान? देखिए शाहपुरा के लोगों को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शाहपुरा के लोगों ने कभी भी जिला बनाने की मांग नहीं की थी। ये एक राजनीतिक समीकरण था जिसके जरिए अशोक गहलोत ने कैलाश मेघवाल को साधने के लिए शाहपुरा को जिला घोषित किया था। शाहपुरा का जब जिले का नया स्थापना दिवस मनाया गया तो शाहपुरा के लोगों ने कोई खुशी व्यक्त नहीं की। वे इवन उस प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए जिसमें शाहपुरा को जिले का दर्जा दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि शाहपुरा को जिला बनाने और जिला बदल करने का शाहपुरा के लोगों को बहुत ज्यादा कोई फायदा होने वाला है। आर्थिक स्थिति शाहपुरा की पहले भी वैसी थी और जो नया जिला बनाया उसकी आर्थिक स्थिति कोई अच्छी होने वाली नहीं थी। केवल 2 बड़े विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें शाहपुरा और जाजपुर, और दोनों जगह कोई बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत नहीं है कि जो जिले को बहुत समय तक, ज्यादातर समय तक मेंटेन रह सके। अगर गुलाबपुरा उनके साथ दिया जाता, हिंदुस्तान जिंक उनको दिया जाता,
तो इसका थोड़ा सा एक बड़ा इफेक्ट आता। लेकिन चूंकि आर्थिक कोई सोर्स शाहपुरा जिले का कुल मिलाकर मिली जुली यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक बार हम जरा रुख करना चाहेंगे जयपुर ग्रामीण का। हीरालाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हीरालाल से हम जानना चाहेंगे, दूदू अब जिला नहीं रहा, वहां पर लोगों की किस तरह की अब रिएक्शन सामने आ रही है? हीरालाल, मैं बताना चाहूंगा कि पिछली गहलोत सरकार ने जो नए जिले बनाए थे उसमें से जयपुर के 2 जिले नए तोड़कर बनाए गए थे, जिसमें एक दूदू जिला था और एक जयपुर ग्रामीण। अब वर्तमान सरकार ने जो परिसीमन के बाद उस दोनों जिलों को निरस्त कर दिया है। दूदू जिले को भी निरस्त कर दिया गया है, साथ ही जयपुर ग्रामीण को भी निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद जब ये आदेश आया है, मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जिले कैंसिल करने की जानकारी दी, तो कहीं ना कहीं दूदू जिले के जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनको लगा था और जब दूदू जिला बना था तो कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिला था, क्योंकि जो पास में फुलेरा सांबर जो कस्बा है उसको मिलाकर जिला बनाने की जो मांग चल रही थी, तो जब दूदू जिला बना तो उन फुलेरा सांबर लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया था, सड़कों पे उतरा गया था, आंदोलन किया गया था, बाद में समझाइश करके मामला शांत किया गया था। वर्तमान में जब दूदू जिला निरस्त किया गया है तो कहीं ना कहीं दूदू जिले के जो लोग हैं उनमें नाराजगी है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब दूदू जिला बना है तो भविष्य में यहाँ पे बहुत विकास होंगे, डेवलपमेंट होंगे, रोजगार के साधन आएंगे, जो जिला कलेक्ट्रेट है, अन्य जो अधिकारी हैं उनके कार्यालय खुलेंगे, तो उन्हें जयपुर नहीं जाना पड़ेगा विभिन्न कार्यों के लिए, जो उन्हें आज 60 किलोमीटर दूर जयपुर जाना पड़ता है। तो अब निरस्त हो गया है जिला, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो